गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। पिछले जो बी वीडियो में डिस्कशन हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग इंट्रोडक्शन वहाँ पे पढ़ा था कि फ्रेंच में किस तरह से रिवॉल्यूशन हुआ, किंग को वहाँ पे मर्डर कर दिया और 7,000 पीपल्स ने पीपल मिलिट्री वहाँ पे प्रिपेयर किया और जो बैस्टाइल जो भी फोर्ट्रेस प्रिजन था उसको तोड़ दिया, उसके फ्रेगमेंट्स ले गए, स्टोन फ्रेगमेंट्स भी वो लोग एज अ मेमोरी ले गए। तो ये सब क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ, क्यों लोग इस तरह के लेवल पर आ गए कि रिवॉल्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया, रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो उसी पे हम लोग फोकस करने वाले हैं इस वीडियो पे। फर्स्ट पॉइंट है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। तो हम लोग बात करते हैं पहले कि फ्रेंच सोसाइटी थी क्या, किस तरह की, किस तरह का लाइफस्टाइल था वहाँ पे, कैसे लोग थे वहाँ पे, क्या चल रहा था वहाँ पे ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। तो उसमें एक शॉर्ट समरी मैं आपको बता देता हूँ। इन 1774 लुइस 16 बिकम द किंग ऑफ द फ्रांस। तो वहां पे जो फ्रांस का जो किंग था वो था लुइस 16, जो कि कब एज अ किंग वहां पे सीट पे बैठा 1774 में। उसकी नेम था लुइस 16, जो कि बर्बन डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब होता है रेस, रेस मतलब होता है राजवंश, जो भी वंश होते हैं उस वंश का नाम कौन था, क्या था, बर्बन डायनेस्टी। जो वो बर्बन डायनेस्टी से वो बिलोंग करता था। जब वो 20 ईयर्स ओल्ड था तो उसकी मैरिज हो गई थी। और मैरिज किससे हुई थी, जो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस है, ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस का नेम है मैरी एंटोनी, उससे उसकी मैरिज हो चुकी थी वहां पे। जब वो किंग बना तो उसे पता लगा कि जो कि भी जो एम्प्टी, जो भी जो किंग का जो भी ट्रेजर था वहां पे, ठीक है, जो किंगडम का ट्रेजर था वो ट्रेजर एम्प्टी था, तो बिल्कुल पैसा नहीं था उसमें। ठीक है, क्यों, ही हैव टू मेंटेन लग्जरी लाइफस्टाइल एट द इमेंस पैलेस। इमेंस मतलब होता है लार्ज, बहुत बड़ा उसका पैलेस है। उस पैलेस का नाम था वर्साइल्स, वर्साइल कह लें या वर्साइल्स इसको हम लोग कह सकते हैं, वर्सेल्स। ठीक है, इस तरह का प्रोनाउंसिएशन इसका होता है। तो भी बहुत उसका लार्ज पैलेस था, उसका एक बहुत बड़ा फोर्ट था, उस फोर्ट का नाम था वर्सेल्स। इस वर्सेल्स को भी इसको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए होता था। जब उसको किंग बना, वो कि पता लगा कि पैसा तो है ही नहीं ट्रेजर में, जो खजाना था गवर्नमेंट का उसमें तो पैसा ही नहीं था। क्यों नहीं था, इसके पीछे रीजन क्या था। फ्रांस जो था उसने हेल्प किया था किसको, अमेरिका को। अमेरिका को हेल्प किया क्योंकि अमेरिकन जो कॉलोनीज थी, अमेरिकन का जो कुछ एरिया था वो एरिया ब्रिटेन के पास में था, और ब्रिटेन फ्रांस का एनिमी था, वहां पे कॉमन एनिमी था फ्रांस का और अमेरिका का। तो फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया कि जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज है, कुछ बड़ा एरिया जो अमेरिका का ब्रिटेन ने कवर किया हुआ था, उसको इंडिपेंडेंटली, यानी कि कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। तो अमेरिका को उसने हेल्प किया कि उसकी कॉलोनीज वो अमेरिका को वापस दिलवाई। इसमें उसने एक बड़ा वॉर, एक बड़ा रोल प्ले किया, राइट। उस रोल जो प्ले किया उसने, उसमें उसको काफी एक्सपेंस हुआ। पहले उसके पास में एक्सपेंस था, पहले उसके पास में डेप्थ थे, लेकिन इस अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस के लिए या इंडिपेंडेंट गेन करने के लिए उसने और एक्सपेंस कर दिए। तो ये जो वॉर थी जो कि ब्रिटेन के साथ में उसने की, उसने अ बिलियन ऑफ लीवर डेप्थ से पहले उसके पास में था, दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर। और ये जो भी डेप्थ था ये बढ़कर कितना हो गया, 2 बिलियन लीवर हो गया, मतलब डबल हो गया डेप्थ। फिर क्या हुआ, फिर जितनी भी डेप्थ में जो जिसने भी अमाउंट प्रोवाइड करवाया था फ्रांस को, जो मनी लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स ने स्टार्ट कर दिया 10% इंटरेस्ट चार्ज करना। अब उसको एक्सपेंसेस की जरूरत थी, उसको अमाउंट की जरूरत थी, क्यों, क्योंकि उसके पास और भी तो कॉस्ट थी, रेगुलर एक्सपेंसेस उसको पे करना था, जैसे कि कोर्ट को मेंटेन करता था वो, ठीक है, आर्मी को मेंटेन करता था, कोर्ट को मेंटेन करता था, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, वो वहां पे चलती थी, तो वहां उसको भी मेंटेन करने के लिए उसको अमाउंट चाहिए। अपने वर्साइल्स जो भी पैलेस है उसको भी मेंटेन करने के लिए उसको अमाउंट चाहिए। तो उसने क्या प्लान किया, फाइनली इन सारे एक्सपेंसेस को देखते हुए उसने डिसाइड किया कि टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए, और टैक्स का बर्डन उसने बढ़ाने की सोची। और टैक्स को बर्डन बढ़ाने के लिए केवल टैक्स का बर्डन बढ़ाना ही सफिशिएंट नहीं था, उसने क्या किया, उसने अपनी जितनी भी सोसाइटी थी फ्रांस की, जो भी फ्रांस की जो भी पब्लिक थी, उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और उन ग्रुप्स को नेम दिया 3 स्टेट। और जो थर्ड स्टेट टैक्स किस पे इंपोज किया, टैक्स इंपोज किया केवल थर्ड ग्रुप के पर्सन पे। अब ये ग्रुप्स क्या थे वो देखिए, ग्रुप्स थे 3 स्टेट में इनको डिवाइड किया, क्लर्जी, नोबेलिटी, और जो रिमेनिंग पर्सन थे वो थर्ड ग्रुप में यहाँ पे उसने इंक्लूड कर दिए। क्लर्जी में कौन आते थे, जो भी प्रिस्ट थे चर्च के, जो भी हेड थे और जो भी मिनिस्टर्स थे चर्च के, वो इसमें आते थे। पोप्स जो होते हैं, जो सब चर्च के हेड होते हैं, उनको पोप्स कहते हैं यहाँ पे। तो पोप जो होते हैं, पोप्स के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को क्लर्जी में डाला। तो बेसिकली जितने भी पर्सन जो डायरेक्टली चर्च से रिलेटेड थे, एक अच्छी पोस्ट पे थे चर्च पे, चर्च में जितने मिनिस्टर्स थे वो सब यहाँ पे आपने उसने क्या किया, क्लर्जी में इसने इंक्लूड कर दिया।
और ये जो चर्च के जो कोई पर्सन थे ये क्या काम करते थे, इनका काम ये था कि जितने भी चर्च से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे उस मैटर्स को उनको देखना होता था, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते थे। इसके बाद में जो सेकंड स्टेट जो सेकंड ग्रुप डिवाइड किया उसमें क्या डाला, उसमें लैंड ओनर्स, रिच पर्संस विथ द हिस्टोरिकल मिलिट्री ड्यूटी। जो मिलिट्री ड्यूटी में पर्सन थे, जो लैंड ओनर्स थे, जो रिच पर्संस थे, उनको इसने कहा डाल दिया, सेकंड स्टेट में डिवाइड कर दिया। और सेकंड स्टेट में जो नोबल्स थे, नोबल्स के घर पे कौन काम करता था, पीजेंट्स। ये पीजेंट्स को वहां पे फोर्स किया जाता था कि पीजेंट्स एज अ सर्वेंट नोबल्स को क्या देते थे, अपनी सर्विसेज, नोबल्स के घर पे काम करते थे, उनके फील्ड में वर्क करते थे, और एज अ सर्वेंट ये लोग क्या करते थे, नोबल्स के घर पे काम करते थे। कौन, जो स्मॉल पुअर पर्सन थे, लैंडलेस लेबरर, जिनको ने थर्ड स्टेट में डिवाइड किया था। थर्ड स्टेट में कौन आते हैं, रिमेनिंग पर्सन जितने भी, चर्च को छोड़ दो, लैंड ओनर्स और रिच पर्सन को छोड़ दो, इसके बाद जो भी बचे वो सब यहाँ। उसमें कौन थे, स्मॉल बिजनेसमैन और पीजेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबरर, सर्वेंट्स, वो सब यहाँ आते थे। और ये जो थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी ये पूरे फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन का 90% थी। तो आप देखिए कितना बड़ा ग्रुप वहां पे पुअर था, और पुअर सेक्शन को उसने किस में डाल दिया, थर्ड स्टेट में डाल दिया। और सारा टैक्स बर्डन किस पे, थर्ड स्टेट पे। अब थर्ड स्टेट पे टैक्स कितने तरह के होते थे, दो तरह के टैक्स इंपोज हुए, एक तो टाइथ और एक टेल। टाइथ जो टैक्स था वो थर्ड स्टेट पे करता था फर्स्ट स्टेट को डायरेक्टली, यानी कि ये जो पीजेंट स्मॉल फार्मर जो थे वो चर्च को पे करते थे एक टैक्स। तो दूसरा टैक्स कौन सा होता था, टेल। जो टेल होता था वो थर्ड स्टेट के परसेंट गवर्नमेंट को देते थे, स्टेट को देते थे, ये और एक टैक्स वो लोग पे करते थे। इसके अलावा ये तो था डायरेक्ट टैक्स, इसके अलावा जो भी पीजेंट्स थे वो इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते थे। सॉल्ट पे और टबैको पे भी फ्रांस के जो भी किंग था उसने टैक्स लगा रखा था, तो इस तरह से भी वो तीन टाइप के टैक्स पे करते थे। ठीक है, तो ये फाइनेंशियली उनको क्या कर रहा था, वीक किए जा रहा था। तो ये भी फाइनेंशियल जो कॉजेज थे, इकोनॉमिक कॉजेज ने भी रिवॉल्ट लेके आए, इकोनॉमिक कॉजेज। ठीक है, तो अब देखें बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक को मैं रीड कर देता हूं। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of King ascended the throne of France. तो 1774 में जो बर्बन फैमिली थी, बर्बन फैमिली के जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव था लुइस 16 किंग, उसको किंग बना दिया गया। जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव था लुइस 16 उसको बना दिया किंग, और उसको राजगद्दी यानी कि असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। थ्रोन ऑफ फ्रांस मतलब फ्रांस की जो भी किंग वाली सीट थी उसको असेंडेड मतलब दे दी, गद्दी दे दी उसको, भाई तुम बैठ जाओ इस पे, सीट दे दी। उस टाइम पे वो कितना था, ही वॉज 20 years old, और जब वो 20 year old था तो उसकी जो मैरिज थी वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हो गई थी, उसका नेम था मैरी एंटोनी। अपॉन हिज एसेशन, जब उसने वो सीट ली तब उसको पता चला द किंग न्यू किंग फाउंडर एम्प्टी, उसको पता लगा गवर्नमेंट के पास जो फंड था वो तो खाली है, जीरो, कुछ पैसा ही नहीं है उसमें। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। और ये जो एम्प्टी ट्रीजर था वो क्यों हुआ, क्योंकि फ्रांस लंबे टाइम से वॉर कर रहा था, और उससे उसका अमाउंट वो लोग यूटिलाइज करते थे, और इसलिए जो गवर्नमेंट फंड था वो जीरो। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स वेस्टिंग मनी। और इसके अलावा इस पे तो उसने अमाउंट एक्सपेंड किया ही था वॉर पे, इसके अलावा उसका एक इमेंस पैलेस, इमेंस मतलब होता है ग्रेट, लार्ज, जिसपे वो रहता था पैलेस में, उस पैलेस का नाम था वर्सेल्स। उस वर्सेल्स को मेंटेन करने के लिए भी वो बहुत सारा पैसा वेस्ट करता था। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटिश। और जब लुइस 16 किंग बना तो उससे पहले एम्प्टी ट्रेजर एम्प्टी था, पैसा नहीं था फंड में, और लुइस 16 ने क्या किया, अमेरिका और फ्रांस दोनों का एक कॉमन एनिमी था ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अमेरिकन कॉलोनीज, अमेरिका के कुछ एरिया को एक्वायर कर रखा था अपनी पावर से, तो उसको छुड़वाने के लिए, इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया, जिससे पहले वो फ्रांस डेप्ट में था ही, हेल्प करने से पहले, हेल्प करने के बाद में डेप्ट हो गया डबल। तो जो डेप्ट $1 billion था अंडर लुइस, दिस वॉर एडेड मोर देन $1 billion टू अ डेप्ट। और उसने ये जो वॉर था उसने $1 billion, एटलीस्ट $1 billion से भी ज्यादा डेप्ट को इंक्रीज कर दिया, दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion, और डेप्ट हो गया डबल, $2 billion हो गया। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। और भी तो उसके खर्चे थे, आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज मेंटेन करना, इसके लिए वो अमाउंट कहां से लाएगा। तो इन सब के लिए इंटरेस्ट को पे करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्या करा जाए, फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस,
और टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड, केवल इतना ही करना सफिशिएंट नहीं था, उसने और क्या कर दिया। फ्रांस सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इन 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, ठीक है। एंड ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्स, और केवल थर्ड स्टेट पे इम्पोज करा उसने सारा टैक्स। जितने भी टैक्स इंक्रीमेंट किए वो सारे किस पे किए, केवल थर्ड स्टेट पे। थर्ड स्टेट में कौन आता था, पुअर जो भी लेबर थे वो आते थे, ठीक है, जो भी स्मॉल जो फार्मर्स थे वो आते थे। मतलब ओवरऑल वीकर सेक्शन यहाँ पे था थर्ड स्टेट में, और वीकर सेक्शन की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी वहां पे। The society of each state was part the feudal system that dated back to Middle Age, और उस टाइम पे फ्यूडल सिस्टम चलता था, ठीक है। अब फ्यूडल सिस्टम क्या है वो देखें। फ्यूडल सिस्टम क्या है वो हम लोग इस चार्ट से समझ सकते हैं। देखें, जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो इस तरह से ग्रुप में डिवाइड थी। सबसे पहले किंग, नोबल्स, फिर क्नाइट एंड वेसल्स। क्नाइट वहां पे कौन थे, जो भी सिक्योरिटी मिलिट्री पर्सन थे वो क्नाइट थे, ठीक है। वेसल्स कौन थे, वेसल्स वहां पे होते थे जमींदार, जिनके पास में जमीनें होती थी। एंड लास्ट जो सिस्टम होता था वो था लास्ट जो भी चेन है इसका, वो है पीजेंट। तो यहाँ क्या होता था, यहाँ पे किंग जो है वो अपने जो लैंड है वो किसको देता था, नोबल्स को। नोबल्स उसमें से कुछ लैंड किसको दे देता था, क्नाइट्स और वेसल्स को। और क्नाइट्स उन लैंड पे किससे काम करवाते थे, पीजेंट्स को दे देते थे, पीजेंट्स वहां काम करते थे। तो इस तरह से एक हायरार्की थी कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो लैंड का, वो तो हो रहा है टॉप टू बॉटम, किंग से नोबल्स को, नोबल से वेसल्स और क्नाइट्स को, और क्नाइट्स उसको किसको ट्रांसफर करते थे, पीजेंट्स को। लेकिन ऐसा क्यों होता था, जिससे पीजेंट्स उस पर वर्क करें, लैंड पे वर्क करके फूड और सर्विसेज क्नाइट्स और वेसल्स को दें। क्नाइट्स और वेसल्स से नोबल्स क्या लेते थे, क्नाइट्स और वेसल्स नोबल्स को देते थे प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विसेज। जब भी नोबल्स को जरूरत थी तो नोबल्स को जो क्नाइट्स और वेसल्स थे वो क्या देते थे, प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विसेज। तभी तो नोबल्स ने इनको लैंड दी थी, और लैंड के बदले में वो क्या प्रॉमिस ले रहे थे, नोबल्स ले रहे थे उनसे प्रॉमिस प्रोटेक्शन का और मिलिट्री सर्विसेज, जब भी नोबल्स को उसकी जरूरत होती थी। नाइट्स जो नाइट्स थे, उस वेसल्स थे, उन्होंने इस लैंड को किसको ट्रांसफर कर दिया, पीजेंट्स को। पीजेंट्स से वो क्या करवाते थे, पीजेंट्स को क्यों देते थे, क्योंकि पीजेंट्स उनको प्रॉमिस करते थे फूड और सर्विसेज की। तो फूड और सर्विसेज कौन देता था, पीजेंट्स उनको देते थे। नाइट्स नोबल्स को क्या देते थे, प्रोटेक्शन एंड मिलिट्री सर्विसेज। और नोबल्स के पास जो लैंड आई थी किंग से, तो किंग को वो लोग क्या सर्व करते थे, मनी और नाइट्स, यानी कि मिलिट्री सर्विसेज किंग को वहां पे पहुंचाते थे। तो जो इसका जो कह सकते हैं आप रिटर्न जो होता था वो टॉप टू बॉटम जाता था। जब लैंड ट्रांसफर होती थी वो बॉटम टू टॉप ट्रांसफर होती थी, लेकिन फाइनली जो इसकी प्रिविलेजेस और इसकी जो भी बेनिफिट्स होते थे वो बेनिफिट्स कौन यूज करता था, बॉटम टू टॉप। यानी कि पीजेंट्स के पास तो बहुत कम प्रोपोर्शन बचता था। पीजेंट देते थे सर्विसेज और फूड सिक्योरिटी क्नाइट्स को। क्नाइट्स प्रॉमिस करते थे कि ठीक है हम लोग प्रोटेक्शन और सर्विसेज की प्रॉमिस करते हैं, और नोबल्स ये प्रॉमिस किसको करता था, किंग को, ठीक है। तो ये हमने देखा फ्यूडल सिस्टम। तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज। मिडिल एज में ये फ्यूडल सिस्टम चलता था। किंग के लैंड नोबल्स के पास में, नोबल्स उसको अपने क्नाइट्स और जो वेसल्स थे उसको दे दिया करता था, वेसल्स उसको पास करते थे अपने पीजेंट्स को और स्मॉल फार्मर्स को, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था, जो हार्वेस्टिंग होती थी, वो फिर से अपवर्ड चली जाती थी। मतलब लैंड का जो ओनरशिप तो नहीं ट्रांसफर होता था, लैंड को डाउनवर्ड टॉप टू बॉटम डाउन करते थे, और लेकिन जब उस पर रेवेन्यू जनरेट होता था, रेवेन्यू बॉटम टू टॉप वापस से अपवर्ड ट्रांसफर हो जाता था। मतलब स्मॉल फार्मर्स के पास तो कुछ नहीं बचता था, एट लास्ट इनको काम ही करना पड़ता था। द टर्म ओल्ड रेजिम, एक वर्ड है ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम मीन्स ओल्ड गवर्नमेंट। अब ओल्ड गवर्नमेंट कब से कब तक थी, तो 1789 से पहले वाला जो सिस्टम था फ्रांस में, जो गवर्नमेंट सिस्टम था 1789 से पहले जो सोसाइटी थी और जो इंस्टीट्यूशन वहां चलते थे उसको कहते थे ओल्ड रेजिम, ओल्ड गवर्नमेंट, ठीक है। फिगर 2 shows how the system of each state in France society was organized। तो जो फिगर 2 है जो हमने यहाँ डिस्क्राइब किया, यहाँ आपको पता चला कि फ्रांस सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड थी। पीजेंट मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन, और ये जो स्मॉल जो थर्ड स्टेट के पर्सन थे ना, इन्होंने पूरी पॉपुलेशन का 90% कवर किया हुआ था। मतलब 90% पॉपुलेशन इन थर्ड स्टेट में थी। However, only a small number of them owned the land and they cultivated। और केवल जो भी 90% पॉपुलेशन में थी उसमें से कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके पास खुद की लैंड थी और जो उस पर कल्टिवेशन करते थे, ठीक है। बाकी के पास लैंड तो थी लेकिन वो खुद की नहीं थी। कल्टीवेशन करते तो थे लेकिन उसका बहुत सारा पार्ट
वो किसको दे देते थे? अपने लॉर्ड को, यानी नोबल्स को। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। और ये दोनों मिलकर, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मिलकर जो टोटल फ्रांस की लैंड थी उसका 60% लैंड इनके हाथ में एक्वायर कर इन्होंने किया हुआ था। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, दैट इज द क्लर्जी एंड नोबिलिटी, एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। मतलब ये कि ये दोनों तो केवल रिच ही रहते थे। मतलब प्रिस्ट है, कार्डिनल्स जो है, बिशप्स हैं, उनके जो भी नेक्स्ट जनरेशन है वो यही बनेगी, वही चर्च के प्रिस्ट बनेंगे, वही कार्डिनल बनेंगे, वही रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। जितने भी लैंड ओनर्स थे और जो रिचर पर्सन थे वो इसी ग्रुप में रहेंगे, वो नीचे नहीं जाएंगे, चाहे उनके पास पैसा हो या नहीं हो, वो इसी ग्रुप में। मतलब रिचर सेक्शन तो रिचर होता जा रहा था और जो पुअर सेक्शन था वो पुअर चलता जा रहा था। तो ये जो प्रिविलेजेस इनको मिलती थी, ये प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो भी नेक्स्ट जनरेशन आती थी वो भी नोबल्स या चर्च ही बनती थी, तो वो भी इसी तरह के प्रिविलेजेस को एंजॉय करती थी। ठीक है, लेकिन सारा प्रॉब्लम किस पे था? थर्ड स्टेट पे था। The most important of these was exemption from paying tax to the state। और सबसे बड़ी जो प्रिविलेजेस और बेनिफिट इन लोगों को मिलता था फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, इनको टैक्स पे नहीं पे करना पड़ता था। इनके जो भी नेक्स्ट जनरेशन आती थी वो भी टैक्स नहीं पे करती थी, ये प्रिविलेजेस उनको मिलते थे। द नोबल्स फर्दर एंजॉय द फ्यूडल प्रिविलेजेस। और फ्यूडल प्रिविलेजेस मैंने बताया, इसके अलावा जो नोबल्स थे वो फ्यूडल प्रिविलेजेस भी एंजॉय करते थे। और जितने भी थर्ड स्टेट के पर्सन थे उनपे फ्यूडल ड्यूज इंपोज करते थे। अच्छा, तुमने मेरी लैंड पे काम किया है, तुमको 90% कल्टिवेशन देना पड़ेगा। अगर इस साल 80% दिया तो 10% तुम पे ड्यू है, 10% अगले साल देना एक्स्ट्रा। तो मतलब वो तो फ्यूडल ड्यूज में ही दबे रहते थे। These included feudal dues which they extracted from the peasants। peasants से वो लेते थे। peasants were obliged to render services to the lord। और peasants जो थे उनको फोर्स किया जाता था और उनके पास एक ही ऑप्शन होता था कि वो एज अ सर्वेंट अपने जो भी लॉर्ड यानी नोबल्स होते थे और चर्च होते थे, इनके घरों पे काम करते थे, इनके फार्म, इनके फील्ड पे टेक केयर इनको करते थे। ठीक है, इसके अलावा peasants और क्या करते थे? आर्मी को मेंटेन करने में भी peasants हेल्प करते थे एज अ सर्वेंट। और जितनी भी बिल्डिंग और रोड्स कंस्ट्रक्शन होते थे उसमें भी वो पीजेंट। तो एट लास्ट ये दोनों तो कुछ करते ही नहीं थे, ना तो नोबल कोई वर्क करते ना क्लर्जी कोई वर्क करते, केवल ये तो बैठे बैठे ऑर्डर देने का काम था। लास्ट में ये सारे काम किसको करना होता था? थर्ड स्टेट। तो इकोनॉमिकली क्या होते थे? वीकर से वीकर चलते जा रहे थे। तो ये भी एक कॉज था इकोनॉमिक कॉजेज रिवॉल्ट का। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइप फ्रॉम पीजेंट। और जो चर्च थे वो अपने जो भी शेयर था किसका? टैक्सेस का। थर्ड स्टेट किसको टैक्स देता था? फर्स्ट स्टेट को। तो चर्च क्या करते थे? टैक्स लेते थे उनसे। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और सबको टैक्स पे करना पड़ता था। बढ़ा दिया ना टैक्स, तो किस पे बढ़ाया? थर्ड स्टेट पे बढ़ाया। These includes a direct tax। डायरेक्ट टैक्स भी था, मतलब एक ऐसा भी टैक्स था जो फर्स्ट स्टेट के अलावा भी थर्ड स्टेट पे करता था। किसको? डायरेक्ट स्टेट को या गवर्नमेंट को। इनको तो पे करता ही करता था, गवर्नमेंट को भी अलग से टैक्स पे करता था। उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? उसका नाम था टेल। ये डायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे। क्या? देखो, a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt और tobacco। और यहीं तक लिमिटेड नहीं था टैक्स, इसके अलावा जो किंग था टोबैको पे। तो फाइनल जो कंज्यूमर कौन होता था? ये। तो ये सॉल्ट और टोबैको खरीद तो फिर टैक्स देते गवर्नमेंट को। और तो ये तीन तरह के टैक्स देते थे। और सॉल्ट और टोबैको तो ऐसा था वहां पे कि डेली लोग यूज करते थे उसको नॉर्मली। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय थर्ड स्टेट अलोन। और फाइनली जितना भी बर्डन था टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंशियली जो भी पेमेंट होता था, फाइनेंशियली जो बर्डन था किस पे पड़ता था? थर्ड स्टेट पे। तो यही तो रीजन रहा कि एक इकोनॉमिक कॉज भी था जो रिवॉल्ट का रीजन बना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग जो लेट 18th सेंचुरी था उसमें किस तरह का सिस्टम चलता था, किस तरह का गवर्नमेंट का रोल था, किस तरह से लोग वहां पे टैक्सेस पे करते थे, क्या गवर्नमेंट की कंडीशन थी, किस तरह से टैक्स इंपोज हुआ करते थे, वो सब हमने इस टॉपिक में पढ़ा।